नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो अपनी सीरीज चल रही है और वो सीरीज चल रही है मेरे दोस्तों यहाँ पर, और सीरीज अपनी इलेक्ट्रीशियन 20 दिन 20 चैप्टर। यहाँ पे 16 चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं और आज है 17वां चैप्टर। और 17वां चैप्टर होगा आपका कौन सा? डीसी मशीन। इस डीसी मशीन के अंदर पूरा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में जो बेसिक जानकारी है, पूरा जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, पूरा डीसी मशीन के अंदर पूरा अपन कंप्लीट पढ़ते हैं। तो शुरू से एंड तक आप बने रहिएगा और इस वीडियो को दोस्तों, इस चैप्टर को आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न लीजिएगा। और पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पर, ये पहला प्रश्न है, डीसी मशीन के स्टेटर की संरचना कैसी होती है? तो दोस्तों डीसी मशीन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले इस तरह आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको देखिएगा, इस तरह आपको एक मशीन नजर आएगी। ये एक पार्ट्स नजर आता है दोस्तों ये, और ये जो पार्ट्स नजर आता है, तो ये जो भाग नजर आता है, ये भाग होता है बॉडी। क्या कहलाता है? बॉडी। और इस बॉडी के अंदर की ओर अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे ये जो भाग होता है, ये अलग से, ये जो रेड रेड नजर आ रहा है मेरे दोस्तों, ये इसके अंदर यहाँ पे क्या लगे होते हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा, यहाँ पे इस प्रकार के पोल लगे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पोल लगे होते हैं, ये भाग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके स्टेटर। यानी जो रेड रेड नजर आ रहा है, ये आपका स्टेटर कहलाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे कई प्रकार से पूछा जाता है, तो यहां मैं बात करूंगा स्टेटर। स्टेटर जो रेड कलर का होगा, ये क्या होगा? स्टेटर। स्टेटर किसका बना होता है? तो ये आपके सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों के द्वारा बना होता है। किसका बना है? तो हम बात करेंगे यहाँ पे सिलिकॉन, क्या? सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्ती, लेमिनेटेड पत्तियों से निर्मित ये। तो यहाँ पे सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पत्तियों से निर्मित होता है। अगर आप इसके आकार की बात करते हैं तो ये बेलनाकार की तरह होता है। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो अपन कहेंगे बेलनाकार। अगर आकार पूछे, आकार, तो दोस्तों यहाँ पे आकार होता है वलयाकार। और वलयाकार ऑप्शन नहीं मिले तो दोस्तों मिलेगा आपको क्या? बेलनाकार। क्या मिलेगा? बेलनाकार। क्लियर? क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसके अंदर फिट रहता है, तो ध्यान रखना, ये जो भाग नजर आ रहा है आपको, ये है दोस्तों बॉडी। क्या है? बॉडी। और ये जो है, ये होता है आधार। आधार कह दीजिए, या फिर आप इसे बेस प्लेट कह दीजिए दोस्तों। क्या? बेस प्लेट कह दीजिए। इसके ऊपर यहाँ होता है जो, ये होता है आई बोल्ट। क्या होगा? आई बोल्ट होता है। तो आयताकार, वर्गाकार तो हम कहेंगे वलयाकार, यानी ये आपके बेलनाकार होता है और सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो स्टेटर के अंदर जो हानि होती है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसके अंदर जो हानि होती है, हानि, तो इसके अंदर हानि कौन सी होगी? तो इसके अंदर ओनली फॉर, ध्यान रखना, आपकी ताम्र हानि होती है, लोहे हानि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सप्लाई होगी, स्टेटर के अंदर जो सप्लाई होती है वो डीसी होती है, और डीसी के अंदर कभी भी लोहे हानि नहीं होती है। तो स्टेटर के अंदर जो हानि होगी वो कौन सी होगी? ओनली हम कहेंगे यहाँ पे ताम्र हानि होती है। कौन सी हानि होगी दोस्तों? ताम्र हानि। और ताम्र हानि को ज्ञात करते हैं I²R के द्वारा। तो यहाँ आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो स्टेटर होता है, उस स्टेटर के अंदर ओनली फॉर कौन सी हानि होगी? ताम्र हानि होगी। यहाँ पे लो हानि बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि डीसी मशीन के आर्मेचर में कौन सी हानि होती है, तो यहाँ पे आराम से धमाकेदार ठोक देना कि यहाँ लो हानि व ताम्र हानि दोनों होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं दोस्तों 2 नंबर। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? स्प्लिट रिंग के लिए
कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये स्प्लिट रिंग क्या है। आइए इस स्प्लिट रिंग के उपनाम देखिएगा। मैं बात करूंगा उपनाम। तो उपनाम में यहाँ पे पहला अगर आपसे पूछा जाए कि स्प्लिट रिंग क्या है तो इसे कहते हैं कम्यूटेटर। क्या कहेंगे? कम्यूटेटर। और इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों हिंदी में क्या कहेंगे? दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक। इसी को कहते हैं खंडित वलय। खंडित वलय, ठीक है। और इसे कहते हैं विभक्त वलय। विभक्त विभक्त वलय। तो ये नाम होते हैं दोस्तों कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक, खंडित वलय और विभक्त वलय। आपसे सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा स्प्लिट जो रिंग होती है इसका कार्य क्या है? क्लियर? अगर कार्य पूछे तो ध्यान रखना AC टू DC, AC टू DC व DC टू AC, DC टू AC। ये क्या लोचा है? जी हाँ, यहां पे जो स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग के दोनों कार्य होंगे, AC को DC में और DC को AC में। ये कब कैसे काम करेगी? तो मेरे दोस्तों आपसे क्लियर पूछ ले कि मुझे तो ये बताओ DC जनरेटर में कौन सा काम करेगा, तो मेरे दोस्तों DC जनरेटर में पूछे तो ठोक देना AC को DC में बदलेगा। अगर DC मोटर के अंदर पूछा जाए तो यहां पे सीधा सा बताना कि DC को किस में चेंज करेगा? AC के अंदर। तो यहां DC मोटर पूछे तो DC टू AC करना और जनरेटर पूछे तो AC टू DC आपको करना है। क्लियर? तो यहां पे ये अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस धातु का निर्मित होता है, तो यहां पे कम्यूटेटर जो होता है ये आपके हार्ड ड्रॉन कॉपर। यहां पे हार्ड ड्रॉन कॉपर, तो हार्ड ड्रॉन जो कॉपर होगा उसका ये निर्मित होगा, यानी कि अपन कहेंगे कठोर कृषित तांबा। कठोर कृषित तांबा। कठोर कृषित तांबा का ये क्या होता है? बना होता है। यहां पे जो देखो ये आपके DC मशीन है, इसमें शाफ्ट रहती है और शाफ्ट के ऊपर यहां पे लगा होता है ये आर्मेचर। आर्मेचर के जो स्लॉट्स होते हैं उसमें डाली जाती है आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे अपन बात करेंगे कि ये जो भाग आपको दिखाई देगा, यहां पे मैं बात करूंगा ये भाग, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये, तो ये होता है आपका कम्यूटेटर। ये क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर। और इस कम्यूटेटर के अंदर यहां पे ये जो पत्तियां होती है इसे कहते हैं सेगमेंट्स। सेगमेंट्स, और इसे ही हम कहते हैं खंड। ये जो खंड होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, यही बने होते हैं आपके किसके? कठोर कृषित तांबा। और ये जो क्वाइल होती है, क्वाइल जुड़ी होती है यहाँ पे, और जिस भाग से जुड़ी होती है उस भाग को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राइजर। राइजर और बोले तो कलंगी। यहाँ पे कलंगी। इसका जो आकार होगा ये अर्धचंद्राकार होगा इस प्रकार से, और यहाँ सोल्डरिंग के द्वारा ये क्या होती है? जुड़ी होती है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये जुड़ी होगी। यहाँ पे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्प्लिट रिंग किससे बनी होती है? तो यहाँ पे हमने कहा कि कठोर कृषित तांबा। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो ओनली फॉर तांबा नजर आ रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है 3 नंबर। लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं होता है या नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों लोड परिवर्तन का प्रभाव किस पर नहीं होगा? इसका मतलब अपन को पढ़ना क्या है? क्षति। ये क्षति, और क्षति को हम क्या कहते हैं? हानि, यानी कि लॉसेस। लॉसेस, यहां पे क्षति कह दीजिए, हानि कह दीजिए, लॉसेस कह दीजिए। यहां अगर मैं बात करता हूं दोस्तों हानि, हानि की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पे इसके अंदर जो हानि होती है 3 प्रकार की होती है। भाई DC मशीन में हानि कितनी प्रकार की होगी? 3। एक होती है लोह हानि, ठीक है। अब जो लोहा हानि होती है हमारी, ये तो भैया लोड पर क्या होगी? निर्भर होगी। ताम्र हानि। यहां पे मैं बात करूंगा ताम्र हानि। जो ताम्र हानि होगी ये तो किस पर निर्भर करेगी? लोड पर निर्भर करेगी। लेकिन ध्यान रखना
जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, इस पे ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। जो ताम्र हानि होती है इसको ज्ञात करते हैं I²R, यानी ये धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। जो ताम्र हानि होगी ये ताम्र हानि धारा के स्क्वायर और प्रतिरोध पे निर्भर होती है, जबकि ताम्र हानि यहाँ पे लोड पे निर्भर होगी। लोड बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी और लोड घटेगा तो ये भी क्या हो जाती है, घट जाती। कौन? ताम्र हानि। जो हमारी ताम्र हानि होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कॉपर लॉस तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन ये लोड पर निर्भर होने के कारण इसे परिवर्तित हानि कहते हैं। परिवर्तित हानि, यहां पे ये परिवर्तित हानि कह दीजिए। इसी को प्रतिरोधी हानि कहते हैं। प्रतिरोधी हानि, यहां पे ये प्रतिरोधी हानि हो गया। इसी को ओमिक हानि भी कहते हैं, ओमिक। और दोस्तों ये आपकी परिवर्तित होती है, इसलिए इसको चल हानि के नाम से भी जाना जाता है। चल हानि, तो कई सारे नाम होते हैं। यहां पे बात करेंगे आगे। ये जो ध्यान रखना, ताम्र हानि आपकी स्टेटर और आर्मेचर दोनों पार्ट्स पे होगी, जबकि यहां पे हमारी होती है एक लोह हानि। ये जो लोह हानि होती है ना, ये लोह हानि किस पे निर्भर होती है, तो हम कहेंगे ये ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी पे निर्भर होती है, लेकिन लोड पर निर्भर नहीं होती। जो लोहा हानि होती है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर एक तो होती है एडी करंट हानि, एडी करंट हानि, ठीक। दूसरी होती है इसमें आपकी स्ट्रेसिस हानि, स्ट्रेसिस स्ट्रेसिस हानि। अब एडी करंट और स्ट्रेसिस जो हानि होती है ये दोनों ही मेरे दोस्तों, ये दोनों ही किस पर निर्भर होगी, तो फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन ध्यान रखना एडी करंट होती है, ये एडी करंट ये तो ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी पे निर्भर होगी, लेकिन जो स्ट्रेसिस हानि होती है, ये स्ट्रेसिस हानि होती है, ये हानि फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होती है। फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होती है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक और होती है हमारी यांत्रिक हानि। ये तो यांत्रिक हानि होती है, ये जैसे कि अपन बात करते हैं शाफ्ट होती है, शाफ्ट के अंदर बैरिंग होता है, तो बैरिंग के अंदर घर्षण होता है। वो जो घर्षण होता है उस घर्षण को ही अपने कौन सी हानि कहेंगे, यांत्रिक हानि कहेंगे। या इसकी जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट पर पंखा लगा होता है तो हवा से टकराएगा तो वहां पे वायु घर्षण होगा, तो बैरिंग घर्षण, वायु घर्षण। और जो कम्यूटेटर होता है, इस कम्यूटेटर पर यहाँ पे ब्रश लगी होती है, ये तो भाई यहाँ भी तो घर्षण होगा। तो ये जो कम्यूटेटर और ब्रश के मध्य जो घर्षण होता है वही क्या कहलाएगी, यांत्रिक हानि, जिसे मैकेनिकल लॉसेस के नाम से जाना जाता है। और ये जो हानि होती है ये भी दोस्तों नियत हानि होती है। कौन सी? नियत हानि होती है। ये लोड पर निर्भर नहीं करती, लोड पर निर्भर नहीं करती। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं होता, यानी कि लोड चाहे तो बढ़े चाहे घटे इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि भाई लोड पर ये निर्भर नहीं हो रही और लोड पर ये निर्भर नहीं हो रही, यानी लोहे और यांत्रिक हानि, यानी ताम्र हानि लोड पर काम करती है, भंवर धारा हानि और स्ट्रेस, ये दोनों तो आपकी कौन सी हो गई, लो हानि। भाई एडी करंट और स्ट्रेसिस, एडी करंट को क्या कहते हैं, भंवर धारा हानि, तो ये तो आपकी कौन सी होगी, लो हानि। तो लो हानि लोड पर निर्भर नहीं करती, इसका मतलब क्या हो गया, बी और सी। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट यहां पे 4 नंबर और अगला जो प्रश्न है वो क्या है, आइए। जब डायनामो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो इसे क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो डायनामो होता है ये अगर विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दे, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो इसे क्या कहा जाता है। एक मोटर है, एक जनित्र है, एक उत्पादक है और एक कन्वर्टर है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे जैसे एक मशीन है, ठीक है, यहाँ पे एक ये मशीन है और हमें अभी तक ये पता नहीं है कि ये मशीन डीसी जनरेटर है या फिर डीसी मोटर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे अब ये जो शाफ्ट है ये घूमेगी, चाहे ये मोटर हो चाहे जनरेटर हो। अगर ये यहाँ से इस तरह घूमता है तो यहाँ पे एनर्जी कौन सी होगी, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो मैं सीधा सा कहूँगा यहाँ पे ये यांत्रिक ऊर्जा होगी, ठीक। और यहाँ पे ये विद्युत ऊर्जा होगी, भाई दो तार है तो यहाँ पे ये विद्युत ऊर्जा होगी। अब यहाँ पे ये क्लियर करना है कि इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। अगर आप
किसी इंजन के द्वारा, किसी ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पे एनर्जी देते हो, यांत्रिक ऊर्जा देते हो, तो ये कहलाएगा आपका क्या, इनपुट। तो इनपुट के बदले आपको क्या मिलेगी, विद्युत मिलेगी यानी आउटपुट। और अगर इनपुट के बदले यहाँ पे विद्युत मिलती है यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी इधर यूं जा रहे हैं, तो ये तो बनेगा क्या, तो यहाँ पे अपन सीधा कहेंगे कि ये बनता है जनरेटर। क्या हो जाएगा, जनरेटर। लेकिन अगर जैसे सपोज कीजिए आपके पास मशीन है और उसको आप विद्युत दे रहे हो, और विद्युत देने के बाद ये क्या बन जाए, यानी इसकी जो शाफ्ट घूम जाए, भाई इधर से अगर इधर आते हैं तो ये क्या बन जाएगी, मोटर। क्लियर। तो यही तो ये पूछ रहा है कि एक ये डायनामो तो है, लेकिन डायनामो को आप क्या दे रहे हो, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, मोटर बन जाती है। तो क्या कहलाएगा, मोटर। ये सीधे सीधे प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये इलेक्ट्रीशियन का पूरा फाउंडेशन कोर्स है। तो ये जो फाउंडेशन कोर्स है, ये इसके अंदर देखो 599 इसकी फीस है, जो 1 साल तक वैलिड रहेगा। और इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। इसमें पहली सब्जेक्ट जो होगी वो इलेक्ट्रीशियन होगी, इलेक्ट्रीशियन। दूसरी सब्जेक्ट इसके अंदर आपको पूरी की पूरी ड्राइंग मिलेगी यहाँ पे। और तीसरी सब्जेक्ट इसके अंदर आपको बेसिक साइंस मिलेगी, बेसिक साइंस। ठीक है, पूरा फाउंडेशन कोर्स रहेगा ये। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट रहेगा। तो यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे जाकर के आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करके उसको रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। वहां से बाई कोर्स ऑप्शन मिलेगा, तो वहां से आप खरीद सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आता है वो है आपका 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस रूप में कार्य करता है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। दिक् परिवर्तक, इसे क्या कहेंगे हम, कम्यूटेटर। इसे कम्यूटेटर कहते हैं, इसे खंडित वलय कहते हैं, दिक् परिवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दिक् परिवर्तक है, ये किस रूप में काम करेगा, यही तो कह रहा है, किस रूप में काम करता है। यांत्रिक प्रतिपक, यांत्रिक दिष्टकारी, धारा नियंत्रक। अब दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। भाई जो हमारा कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर ये क्या काम करता है, तो हम कहते हैं 2 तरीके से काम करता है, AC टू DC। क्लियर। और यही काम करता है कि DC टू AC। ये क्या लोचा है भैया, ये इसी प्रकार से है। तो यहां हम ये कह रहे हैं, अगर ये AC को DC में बदलता है, AC को DC में बदलता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो हम कहेंगे ये DC जनरेटर में आएगा। अगर DC को AC में बदलता है तो ये मोटर के अंदर आएगा। अब आप ऐसे कोई उपकरण बताइए जो इनके समान कार्य करता है। तो भाई AC को अगर DC में बदल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि डायोड होता है। डायोड का जो बड़ा रूप होता है वो क्या कहलाएगा, दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर, रेक्टिफायर यहाँ पे। और इसी प्रकार DC को अगर AC में बदलता है तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टर। क्या कहलाएगा, इन्वर्टर। तो इन्वर्टर भी क्या काम करता है कि DC को किस में चेंज करेगा, AC में। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि दिक् परिवर्तक किस रूप में काम करेगा, तो हम कहेंगे कि भाई ये आपका रोटेटिंग रेक्टिफायर और रोटेटिंग इन्वर्टर की तरह काम करता है, क्योंकि दोनों भाग है ये तो घूमेंगे नहीं, लेकिन हमारा ये भाग तो क्या है, रोटेटिंग प्रकार का घूमेगा। इसलिए अपन क्या शब्द लगाएंगे, रोटेटिंग यानी मैकेनिकल। और मैकेनिकल को हिंदी में क्या कहेंगे, यांत्रिक। तो यहाँ पे मैकेनिकल रेक्टिफायर और मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह ये कार्य करेगा, यानी यांत्रिक प्रतिपक। प्रतिपक का मतलब होता है इन्वर्टर, और दिष्टकारी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेक्टिफायर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है A और B दोनों, यानी ये दोनों ही राइट आंसर होगा। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा अपना, D। क्लियर। नेक्स्ट 6 नंबर को देखिएगा। और यहाँ पे 6 नंबर क्या कह रहा है कि DC शंट मोटर का टॉर्क स्पीड अभिलक्षण वक्र क्या होता है। दोस्तों DC शंट मोटर होती है, यहाँ पे आर्मेचर पे ये ब्रश लगी होती है, और इस शंट आर्मेचर के समांतर में पतले तार की अधिक लपेट में एक वाइंडिंग होती है, और इसको हम सप्लाई देते हैं इस प्रकार से। अगर आपसे मोटर का डायग्राम पूछ ले तो भाई मोटर का डायग्राम होता है ये। तो ये तो क्या हो गई, शंट फील्ड, ये शंट फील्ड होती है, ये हो गई। और यहाँ पे अपन DC सप्लाई देते हैं। क्लियर। अब जो हमारी शंट मोटर होती है, इसमें चाहे तो लोड बढ़ाओ और चाहे घटाओ, इसके ऊपर इसकी जो गति होती है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोड का मान आप बढ़ाते हो
लोड का मान बढ़ाते हो तो लोड धारा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन ये लोड धारा सीधी की सीधी किस में से निकल जाती है, आर्मेचर में से गुजर जाती है। इसमें से क्यों गुजरती है, क्योंकि इसका जो रजिस्टेंस होता है वो बहुत निम्न होता है, लगभग 1 ओम, यानी मैं कहूंगा यहाँ पे लगभग 1 ओम होता है, जबकि इस संट फील्ड का रजिस्टेंस होता है ये बहुत ज्यादा होता है। तो प्रतिरोध कम होने के कारण धारा सीधी की सीधी इसमें आ जाती है और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब चुंबकीय फ्लक्स पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स स्थिर रहेगा, तो इसकी गति भी क्या रहती है, नियत रहती है। क्यों, क्योंकि जो गति होती है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती और चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टॉर्क और स्पीड में क्या है, तो भैया यहाँ पे ये ग्राफ होता है इस प्रकार से, तो ये स्पीड होती है और ये होता है टॉर्क, और इसका जो रहेगा बिल्कुल इसका इस प्रकार से रहेगा, इसकी नियत रहेगी। लेकिन जब हद पार हो जाती है, टॉर्क ज्यादा हो जाता है, तो इसकी स्पीड हल्की सी नीचे आ जाती है। कितनी नीचे, तो हम कहेंगे 2 से 5%, 2 से 5% क्या हो जाती है, घट जाती है। नियत कितनी रहती है, तो नियत रहती है इसकी 95 से 98% क्या रहती है दोस्तों, नियत रहती है। तो अब ग्राफ के बारे में पूछे कैसी होगी, तो हम कहेंगे ड्रूपिंग प्रकार की होती है। कैसी होगी, ड्रूपिंग। ये ड्रूपिंग, और ड्रूपिंग का मतलब होता है झुकवा, नीचे झुकती हुई। तो ये पूरी झुक रही है थोड़ी सी, तो हम कहेंगे थोड़ी बहुत झुकी होती है। समकोणीय ये नहीं होगा, झुकी हुई सीधी रेखा, देखो ये थोड़ी झुक रही है, लगभग सीधी है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। परवलयाकार होता नहीं है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे शंट मोटर के बारे में। नेक्स्ट है 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन किसी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं, यानी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं होती है। जिस प्रकार मनुष्य होता है, मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं होती है रोटी, कपड़ा, आवास, उसी प्रकार इस मोटर की मौलिक आवश्यकताएं होती है 4। कौन कौन सी, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई अगर मोटर की बात कर रहे हो तो उसको विद्युत की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होनी चाहिए, विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे एक तो होनी चाहिए विद्युत ऊर्जा, दूसरा विद्युत ऊर्जा होगा तो विद्युत ऊर्जा से मोटर घूम जाएगी क्या, जी नहीं, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट, अब चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाला पार्ट होना चाहिए, तो हम कहेंगे आर्मेचर, आर्मेचर। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि आर्मेचर तो है, लेकिन आर्मेचर पे जो सप्लाई आती है हमारी, आर्मेचर पे जो सप्लाई मिलेगी, वो सप्लाई होगी तो उसको चेंज करने के लिए कौन होगा, कम्यूटेटर प्लस ब्रश। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कम्यूटेटर प्लस ब्रश, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 मौलिक आवश्यकताएं होती है। तो वो पूछ रहा है आवश्यकताएं कौन सी है, तो भैया चुंबकीय क्षेत्र हो गया, आर्मेचर हो गया, कम्यूटेटर प्लस ब्रश हो गया, और एक विद्युत ऊर्जा भी होती है। तो उपरोक्त सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि डीसी जनरेटर में क्या है, तो दोस्तों ये तो किसकी है, डीसी मोटर की, और आपसे किसकी पूछ ले, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में दोस्तों यहां पे एक तो रहेगी ये चुंबकीय ऊर्जा, दूसरा रहेगा आर्मेचर, आर्मेचर, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और यहां पे मेरे दोस्तों चौथा जो रहने वाला है वो रहेगा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। इस प्रकार से ये ध्यान रखना, ये तो है जनरेटर के लिए, और ये तो चेंज क्या है, केवल चेंज एक ही है, एक तो ये इसमें तो रहेगी विद्युत ऊर्जा और इसमें रहेगी यांत्रिक ऊर्जा, बस, और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 8 नंबर, और 8 नंबर क्या कह रहा है कि डीसी मशीन में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि में अनुपातिक होता है। अनुपातिक का मतलब होता है समानुपाती होता है। तो दोस्तों जो समानुपाती होता है वो क्या होता है, इसमें पूछ रहा है ये कॉपर के अंदर, और कॉपर हानि, ताम्र हानि, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जो ताम्र हानि होती है, ताम्र हानि जो होगी वो आपकी I²R होती है। तो धारा के वर्ग के क्या होगी दोस्तों, समानुपाती होती है। धारा के वर्ग, वोल्टेज का, भार का, वेग का, धारा के वर्ग के, तो धारा के वर्ग के क्या होती है, अनुपातिक होती है, यानी समानुपाती होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है।
अगला है 9 नंबर, डीसी मशीन का घूर्णनशील भाग कौन सा होता है? घूमने वाला जो पार्ट्स होता है दोस्तों, ये भाग तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हम कहेंगे ये भाग तो आपका स्थिर रहता है, जो बॉडी होती है। बॉडी के अंदर की ओर अगर जाते हैं, बॉडी के अंदर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे एक पार्ट भाग मिलता है स्टेटर, ठीक है। तो ये स्टेटर यानी कि इसके अंदर लगे होते हैं ये फील्ड पोल, और फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या पूछता है तो 2 होती है, और अधिकतम पूछता है तो 8, और सामान्य पूछ देता है 4। और मेरे दोस्तों इसके बीच में यहाँ पे ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है इसे कहते हैं हम आर्मेचर। क्या कहते हैं? आर्मेचर। और आर्मेचर क्या करता है दोस्तों? गति करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा आर्मेचर होता है। ध्रुव का मतलब तो ये तो हो गए पोल ध्रुव, ठीक है, ये तो ध्रुव हो गए। स्टेटर ये रेड कलर का हो गया तो ये स्टेटर हो गया ये। और कार्बन ब्रश रहती है तो दोस्तों कार्बन ब्रश ये रहती है, तो ये कार्बन ब्रश रहती है, ब्रश ये लो। तो ये हमारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं यहाँ पे 10 नंबर कि डीसी मशीन में लोहा क्षय। लोहा क्षय का मतलब होता है, क्षय का मतलब होती है हानि, यानी लोहा हानि किसमें होती है। तो दोस्तों मैंने शुरू में ही आपसे कहा है कि यहाँ पे एक भाग है स्टेटर और एक भाग है यहाँ पे आर्मेचर, आर्मेचर, ठीक है। इसमें केवल आपकी कौन सी हानि होगी? तो इसमें हम कहेंगे केवल ताम्र हानि होती है, जबकि इसमें हमारी ताम्र हानि भी होगी, ताम्र हानि भी होती है, प्लस में लोहा हानि भी होती है, प्लस में यांत्रिक हानि भी होती है। किसमें? आर्मेचर में। तो ये चीज ध्यान रखना, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा कहेंगे ताम्र हानि, लोहा हानि और यांत्रिक हानि। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहा है लोहा हानि किसमें होती है, तो भैया यहाँ पे आर्मेचर में होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बी। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर स्टार्टर का प्रकार नहीं है? तो स्टार्टर का प्रकार नहीं है, यानी जो डीसी मोटर के स्टार्टर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं स्टार्टर की बात करूं तो स्टार्टर, पहला स्टार्टर होता है 2 पॉइंट, 2 पॉइंट स्टार्टर होता है जिसे हम ड्रम स्टार्टर भी कहते हैं, ड्रम स्टार्टर भी कहते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे 3 पॉइंट और एक होता है 4 पॉइंट यहाँ पे। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इससे तो चलाई जाती है कौन सी मोटर? श्रेणी मोटर ओनली। इससे चलाई जाती है संट और इससे चलाई जाती है दोस्तों कौन सी? कंपाउंड, कंपाउंड मोटर हम चलाते हैं। तो ये कह रहा है 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है, 4 पॉइंट होता है, 1 पॉइंट नहीं होता दोस्तों। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। आइए यहाँ पे 12 नंबर है, यदि डीसी मशीन के आर्मेचर में 12 स्लॉट्स हैं जिसमें प्रति स्लॉट्स 39 कंडक्टर है, तो कंडक्टरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें तो मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं है भाई। ये कह रहा है कि ये आर्मेचर है और आर्मेचर में ये स्लॉट्स कटे होते हैं, तो खांचों की कुल संख्या कितनी है? 12। और एक के अंदर, एक में कितने हैं? 39 है, 39 है। यहाँ पे कुल पूछ रहा है, तो कुल पूछ रहा है तो खांचा, खांचा इंटू क्या करो, एक कंडक्टर में कितने हैं? वो कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है वो। तो खांचा कितना है? 12 और यहाँ पे 39। तो 12 नाम का 108, 10, 12 12 12 36, 36 और 10 46। तो यहाँ पे 460, सॉरी 12 नाम का 108, तो 468। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन होता है। अगला देखिएगा, और यहाँ पे 13 नंबर, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? तो दोस्तों वार्ड लियोनार्ड जो है ये डीसी मोटर की एक गति नियंत्रण विधि होती है, जो इसमें वोल्टेज नियंत्रण के द्वारा मशीन जो होती है उसकी गति को नियंत्रण किया जाता है। तो फील्ड डाइवर्टर विधि, क्षेत्र नियंत्रण होता है, वोल्टेज नियंत्रण और आर्मेचर। तो हम कहेंगे यहाँ पे वोल्टेज नियंत्रण होता है। इसके अंदर दोस्तों 3 मशीन होती है। कितनी मशीन होगी? 3 मशीन होती है। एक होती है यहाँ पे 3 फेज प्रेरण मोटर होती है, दूसरी यहाँ पे डीसी जनरेटर होता है, नेक्स्ट होता है इसमें डीसी मोटर। तो ये पार्ट्स आपके होते हैं इसमें, यानी 3 मोटर इसके अंदर, वो 3 मशीन इसके अंदर हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे NVR क्वाइल का पूर्ण रूप क्या है? नो वोल्ट रिले, नो वोल्ट रिले होता है, तो नो वोल्ट रिलीज क्वाइल होता है, नो वोल्टेज, नो वोल्टाइक, नो वोल्ट रिएक्शन नहीं।
यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 9 वोल्ट जो कॉइल होती है ये पतले तार अधिक अधिक लपेट में होती है और इसका कार्य जो होता है किसी भी लीवर या प्लंजर को जकड़ना होता है। नेक्स्ट, भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के खालिस्तान के हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। दोस्तों जो एडी करंट होती है, तो एडी करंट किसका हिस्सा है, लो हानि का। और लो हानि कहाँ पाई जाएगी, स्टेटर में, आर्मेचर में। तो हम कहेंगे आर्मेचर में। योक में होता नहीं है, आर्मेचर में होता है। फील्ड पोल में होगा नहीं, कम्यूटेटिंग में होता है लेकिन कम होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सबसे ज्यादा होता है आर्मेचर में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट 16 नंबर, विद्युत मशीनों में एक पोल पिच होगा। तो दोस्तों एक पोल पिच होगा, यहाँ पे विद्युत मशीन में एक पोल पिच होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे विद्युत डिग्री। तो भैया विद्युत एक पोल पिच होगा तो विद्युत कोण बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे पोल संख्या, पोल बटा 2 इंटू में यांत्रिक कोण। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे भाई, विद्युत कोण होता है, विद्युत मशीनों में एक पोल पिच होगा। तो यहाँ पे अब देखो, मैं जैसे कि यहाँ एक पोल मानता हूं तो एक पोल में 2 का भाग देंगे इंटू यहाँ यांत्रिक कोण है। यांत्रिक कोण कितना है, 360 डिग्री। ये इससे कटेगा भाई, 2 इससे कटे जाएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री। तो यहाँ विद्युत कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। एक पोल बराबर 180 विद्युत डिग्री तो होगा, या यांत्रिक डिग्री होगा। यांत्रिक डिग्री तो 2 पोल बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर 180 विद्युत डिग्री, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, डीसी मशीन की दक्षता अधिकतम होगी जब परिवर्तित हानि होती है। दोस्तों यहाँ पे अगर अधिकतम यानी एफिशिएंसी क्या हो, अधिकतम, और अधिकतम एफिशिएंसी तब मिलेगी जब यहाँ पे ताम्र हानि बराबर क्या हो, लोह हानि। लोह हानि जब होती है तब क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे अधिकतम हानि होती है। तो यहाँ पे परिवर्तित हानि का मतलब क्या है, लोह हानि। और यहाँ पे एक नियत हानि का मतलब क्या है, ताम्र हानि। तो दोनों बराबर होती है, तो यहाँ पे अधिकतम क्या होती है, एफिशिएंसी मिलती है। नेक्स्ट 18 नंबर, डीसी मशीन में चालक में खालिस्तान धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों चालक का मतलब यहाँ पे है आर्मेचर। अब चाहे डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, आर्मेचर के जो चालक होते हैं ना, उनमें 100% एसी का ही क्या होता है, प्रवाह होता है। तो यहाँ पे ओनली फॉर एसी का होगा, तो हम क्या कहेंगे, ए ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट होता है। नेक्स्ट, वैद्युतिक मोटर द्वारा ऊर्जा का कौन सा रूप मिलना है। तो दोस्तों वैद्युतिक मोटर द्वारा, तो मोटर है तो ऊर्जा का कौन सा रूप मिलना है, तो मिलेगा तो हमको भाई मोटर है, और मोटर है तो ये शाफ्ट है, शाफ्ट घूमेगी तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। कौन सी मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को ही किसका रूप है, गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट, यहाँ पे बात करेंगे डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ क्या रहता है। क्या कह रहा है, देखिए कि ध्यान से, यदि चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ, यानी कि ये ईएमएफ बराबर क्या होता है, तो हम कहते हैं जैसे कि ईएमएफ बराबर ZNP 5ZNP अपॉन 60A, ये कह रहा है। अब ये कह रहा है चाल दुगनी कर दी जाए, तो भाई चाल दुगनी कर दो, ये तो ये भी तो दुगना हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है फ्लक्स स्थिर रहे, फ्लक्स को तो क्या रखो, स्थिर, क्योंकि ये तो जो है ये तो भैया कांस्टेंट है चारों। भाई ये जो चारों है ना, ये तो क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो E समानुपाती फाई N, ये कह रहा है इसको तो दुगना कर दो और इसको क्या रखो आप, स्थिर। तो भैया ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, हमारा दुगना हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, सीधा दुगना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, छोटी मशीनों के ब्रश कौन से पदार्थ के बने होते हैं। तो दोस्तों चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे डीसी मशीन हो, सॉरी डीसी मोटर हो,
कोई भी हो, छोटी मशीनों में जो ब्रश बनाते हैं वो कार्बन के बनाते हैं, कार्बन। क्योंकि इसमें तापमान बढ़ता है, यानी तापमान बढ़ता है, तुरंत प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। और ये 5 से 6 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर धारा का वहन करती है। ठीक है, तो किसकी बनती है, ये कार्बन की बनती है, स्वयं घस जाती है लेकिन कम्यूटेटर को घिसने नहीं देती है। नेक्स्ट, शाफ्ट किस प्रकार की होती है, तो दोस्तों बिल्कुल शाफ्ट आप जानते हो, बिल्कुल सीधी सट होती है और बिल्कुल कड़क होती है, यानी ड्रिफ्ट कड़ी या कड़क होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे 23 नंबर, किसी डीसी मशीन में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। दोस्तों देखो, इंटरपोल की मैं ध्रुवता बताऊं, यहाँ पे ये तो है हमारा मैन पोल, ठीक है, ये तो क्या है भाई, मैन पोल है। और मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि इनके बीच में ये छोटे पोल और होते हैं यहाँ पे, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो मैन पोल के बराबर होती है, यानी अगर सपोज कीजिए इनकी संख्या 4 है ना, तो इनकी संख्या भी कितनी होगी, 4 होती है। अब ये बीच में क्या है, आर्मेचर, और इसकी अगर दिशा ये है एन एस एन एस, तो डीसी जनरेटर में तो आर्मेचर के घूमने की दिशा में, तो घूमने की दिशा में ही इंटरपोल के आगे वाला जो पोल होता है उसके समान होती है, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ अपन कहेंगे अब ये भैया एस हो जाएगा। अब इसकी देखनी है कि इसकी क्या है, तो इसके आगे वाले पोल को देखो एन, तो ये एन हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन अगर मैं डीसी मोटर के अंदर बात करूं दोस्तों, तो डीसी मोटर के अंदर हो जाएगा, जैसे ये एन है, एस है, एन है, एस है, तो यहाँ पे बीच में ये क्या है, छोटे पोल है ये। तो मैं कह रहा हूं कि ये डीसी मोटर है और यहाँ पे ये आर्मेचर है, तो ये आर्मेचर तो इस दिशा में घूम रहा है, लेकिन अपन को चलना है विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा का मतलब ये, तो ये क्या है, इंटरपोल, इसके विपरीत दिशा में ये एन, तो ये एन। अब देखो ये एस था, ये क्या बन गया एन, क्योंकि इसमें तो आगे वाला पोल लेना है और इसमें क्या लेना है, पीछे वाला पोल। तो इसमें तो आगे वाला पोल और इसमें लेना है पीछे वाला पोल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटरपोल की ध्रुवता कैसी होगी, घूर्णन दिशा में गत पोल की ध्रुवता के समान। गत का मतलब पीछे वाला पोल लेंगे, क्या पीछे वाला नहीं, आगे वाला। घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान, घूर्णन दिशा है उसी के समान, आगे के पोल के समान। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो जनरेटर में पूछ रहा है, तो जनरेटर में ये है और मोटर में ये है। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर की रेटिंग, तो भैया मैं बात करूं यहाँ पे केवीए, केवीए किसकी होती है, एक तो ध्यान रखना अल्टरनेटर, और एक होती है आपकी ट्रांसफॉर्मर की। केडब्ल्यूएच होती है जो ऊर्जा मीटर की होती है, ऊर्जा मीटर की होती है। किलोवाट होती है जो डीसी जनरेटर की होती है, और ये किलोवाट कह दो इसको, ठीक है, किलोवाट या फिर एचपी। एचपी तो यहाँ पे मैं बात करूंगा मोटर यहाँ पे मोटर की किस्म होती है, तो हम कहेंगे एचपी के अंदर होती है, तो डीसी जनरेटर किलोवाट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर, जनरेटर के आर्मेचर कोर लेमिनेशन की मोटाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पे चाहे लेमिनेशन की मोटाई पूछ ले, चाहे कोर की मोटाई पूछ ले, तो यहाँ पे 0.35 से 0.50 mm होती है, ठीक है। तो 0.35 मिलीमीटर से 0.50 मिलीमीटर होता है, तो राइट ऑप्शन पहला ही इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। 26 नंबर, आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प से आर्मेचर कोर के सही आकार और माप में वाइंड की जाती है, तो इनामेल्ड तांबे तार की, इनामेल्ड एल्यूमिनियम तार की, एल्यूमिनियम तार की, तांबे तार की। तो भैया डायरेक्ट तो हम बता ही नहीं सकते, इनामेल्ड तो होना चाहिए, यानी उसके ऊपर वार्निश चढ़ा होना चाहिए। अब दोनों में दोनों की करते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन होता है यहाँ पे ये, तो तांबे की हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, शैथिल्य हानि खालिस्तान पर निर्भर होती है। दोस्तों शैथिल्य हानि जो होती है ये आपकी कौन सी हानि होती है, तो लोह हानि का रूप है। ये कौन सी हानि का रूप है, लोह हानि का। और लोह हानि जो होती है ये आपकी आवृत्ति पे निर्भर होती है, लोड पे निर्भर नहीं होती। तो पदार्थ के आयतन पर, पदार्थ के वर्ग पर, आवृत्ति पर, इन सब पर। तो पदार्थ के वर्ग पर डिपेंड होती है क्या, आयतन पर डिपेंड होती है क्या, भाई पतला मोटा होता है, तो अपन कहते हैं जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे टी होता है ना, भाई टी होता है तो उस पर डिपेंड होती है, तो हम कहेंगे इन सभी पर क्या होती है, निर्भर होती है। यहाँ पे डी,
किसी डीसी मशीन के घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? तो भाई डीसी मशीन का घूमने वाला भाग तो क्या कहलाएगा? सीधा सी ऑप्शन यानी आर्मेचर कहलाएगा। यहाँ डीसी जनरेटर में पोल शू पोल के साथ किस प्रकार से जुड़ा होता है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पे ये तो है स्टेटर, और स्टेटर में हम कह रहे हैं कि भैया ये भाग है आपका फील्ड पोल, ठीक है। और फील्ड पोल के अंदर ये आगे का जो भाग लगाया जाता है, ये ध्यान रखना ओनली फॉर ये भाग जो नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं पोल शू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं पोल शू, और इसे कहते हैं हम फील्ड पोल। इसे क्या कहते हैं? फील्ड पोल कहते हैं। तो फील्ड पोल के आगे का भाग जो होता है वो पोल शू कहलाता है, और इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बोल्ट लगाते हैं। तो ये बोल्ट इस पर लगाता है, तो इस बोल्ट को कहते हैं काउंटर संक स्क्रू। प्रति मज पेच होता है। तो यहाँ पर वेल्डिंग, ब्रेजिंग, रिवेटिंग, काउंटर संक स्क्रू, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट 30 नंबर देखिएगा, डीसी जनरेटर की दक्षता होती है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर की दक्षता 60 से 80 होती है, 70 से 80 होती है, 80 से 95। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट 31, डीसी जनरेटर में अवशेष चुंबकत्व समाप्त होने के कारण क्या है? दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि ये डीसी जनरेटर है, इसके अंदर ये फील्ड है और ये आगे का भाग है। यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं तो ये इसके अंदर ये फील्ड वाइंडिंग है, और इसमें क्या होता है, कुछ चुंबकत्व रहता है। इस चुंबकत्व, जो चुंबकत्व रहता है इसे अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। तो ये नष्ट क्यों हो जाता है? अत्यधिक परिवर्तित लोड के कारण, बिल्कुल सही है। अत्यधिक उत्तेजना कंपन के कारण मशीनों के तापक्रम में वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ पे अत्यधिक उत्तेजना कंपन लोड में अत्यधिक परिवर्तित लोड होता है, और एक होता है तापक्रम में वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ पे तापक्रम में पहली वृद्धि को अपन राइट ऑप्शन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि परिवर्तित लोड के कारण भी होता है, लेकिन परिवर्तित लोड के कारण डायरेक्ट नहीं। तो तापमान में अगर ज्यादा वृद्धि हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर जनरेटर को विपरीत दिशा में चला दिया जाए, या बहुत दिनों तक आप यूज नहीं ले रहे हैं, तो ये 4-5 कारण है जिसके कारण अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। नेक्स्ट, इंटरपोलों की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ किस क्रम में जुड़ी होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसे कि ये आर्मेचर वाइंडिंग है तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में रहेगी, लेकिन ये विपरीत दिशा में रहेगी। आर्मेचर वाइंडिंग ये है आर्मेचर, ठीक है। तो ये इंटरपोल वाइंडिंग होगी। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में तो हम कहेंगे समांतर, आदि श्रेणी, आदि समांतर नहीं, श्रेणी ओनली फॉर, हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम में तो रहती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट 33 नंबर, डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर क्या करता है, तो हम कह रहे हैं जैसे एसी को किस में चेंज करता है, ये एसी टू डीसी करता है। तो डीसी जो निकालता है ना, वो कैसे निकालता है, ये तो ये आपके फुल पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह काम करता है, यानी फुल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। तो पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह ये कार्य करता है। तो नियंत्रित पूर्ण तरंग रेक्टिफायर, ये पूर्ण तरंग है, और एक है नियंत्रित पूर्ण तरंग रेक्टिफायर। तो हम कहेंगे नियंत्रित पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह ये कार्य करता है। नेक्स्ट 34 नंबर, एक 250 डीसी शंट जनरेटर 195 एम्पियर भार देता है, धारा देता है। तो आर्मेचर एवं शंट फील्ड प्रतिरोध इतना और इतना है। तो आर्मेचर में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों समझिएगा, इसको कौन सा जनित्र है, शंट जनित्र है। शंट जनित्र है, शंट जनित्र है का मतलब है ये इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे लोड लगाएंगे तो दिया क्या है, तो हम कह रहे हैं कि भैया बी बराबर यहाँ पे 250 वोल्टेज है, और आई एल बराबर हो गया यहाँ पे लोड धारा यानी 195 एम्पियर है, और आर्मेचर प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध आर ए कितना है, 0.05 ओम है। शंट फील्ड प्रतिरोध जो होता है यहाँ पे 50 ओम है, ठीक है। ये चीजें हैं, और हमारे को सूत्र की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे ईएमएफ, तो यहाँ भी मिल जाएगा, और यहाँ पे IARA होता है, ये चीजें। अब यहाँ पे आपको निकालना है IA, आपके पास में IA नहीं है दोस्तों। IA निकालोगे तो IA तब मिलेगा दोस्तों, यहाँ से IA है ये, और इधर होता है IL, और इधर होता है ISH।
अगर आई एल और आई एस एच को अगर जोड़ देते हो तो आपको मिल जाएगा आई ए, क्योंकि इसमें से पैदा होकर ही तो इधर जा रही है, इधर बट रही है, इधर बट रही है, ये तो दोनों को जोड़ दो। तो हमारे पास में आई एल तो है आपके पास में, लेकिन आई एस एच नहीं है। तो भैया आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आई एस एच बराबर होता है वी आर एस एच। तो वी आपके पास है ऑलरेडी 250, और यहाँ पे आर एस एच भी आपके पास है 50। तो यहाँ पे इसमें भाग देते हो तो कितना आ गया 5। तो हम कहेंगे कि भैया आई ए बराबर आई एस एच प्लस में क्या हो जाएगा आई एल। तो यहाँ पे आई एस एच तो निकाल लिया आपने 5 एम्पियर, ये प्लस में आई एल कितना है 195 ये। तो भैया आई ए कितना हो गया, तो हम कहेंगे 200 ये। तो अब रखना पड़ेगा आपको 200। वी कितना है, तो वी तो है 250 प्लस में आई ए कितना है 200, आर ए कितना है 0.05। अब देखिएगा आराम से यहाँ पे, तो 2 दूनी 10, वो सॉरी 5 दूनी 10 और 3 जीरो जैसे कैसे ऐसे है, तो हमने 3 जीरो सॉरी 2 जीरो ये लगा दी भाई। यहाँ पे 5 को इंटू करा, इससे 5 दूनी 10 हो गया, 2 जीरो ये लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 संख्या बाद में ये लगेगा पॉइंट ये, तो यहाँ पे इसका 10 हो गया, प्लस में कितना हो गया 250। तो यहाँ पे 10 तो ये है और 250 ये है, तो 260 वोल्टेज होगा। कितना हो जाएगा 260 वोल्टेज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाता है। आगे 35 नंबर, किसी आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस पर दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेशन से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से दिक् परिवर्तक के साथ जोड़ा जाता है। तो खंडों के भीतरी भाग पर, ब्रशों पर, सीधे खंडों पर, राइजर पर। तो मैंने शुरू में बताया था कि आर्मेचर कॉइल का सिरा आर्मेचर पर जिस भाग पे जोड़ते हैं उसे राइजर या कलंगी कहते हैं, और ये सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट 36 नंबर, 6 ध्रुव सिंप्लेक्स तरंग कुंडलित आर्मेचर में धारा के समांतर में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक होती है देखो लेप वाइंडिंग, और एक होती है यहाँ पे वेव वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग में जो समांतर पथ होते हैं ए बराबर क्या होते हैं पी, और इसमें केवल ए बराबर सीधा क्या होते हैं, तो मैं कहता हूँ 2 होते हैं। तो भैया इसमें ध्रुव है सिंप्लेक्स तरंग कुंडलन है, और तरंग कुंडलन है, और वो भी कौन सी है सिंप्लेक्स है। तो इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा ओनली फॉर 2, ए बराबर कितना हो जाएगा 2। लेकिन ये सिंप्लेक्स की है, तरंग कुंडलन की जगह क्या पूछ रहे लेप, तो लेप तो भैया पी पे डिपेंड होती है, तो ए बराबर इसमें कितना आ जाता लेप में, तो लेप पूछा तो ए बराबर 6 हो जाता। इंटरपोल का कार्य क्या होता है, तो इंटरपोल का दोस्तों कार्य देखो, मोटर का चाल में वृद्धि जी नहीं, काउंटर ईएमएफ में वृद्धि, मुख्य क्षेत्र के सामर्थ्य में वृद्धि, और इंटर कम्यूटेटर से स्पार्किंग को कम करना। तो इसका मेन यही होता है, जो कम्यूटेशन दोष होता है उस कम्यूटेशन दोष को कम करना, कैसे स्पार्किंग को कम करके। नेक्स्ट है यहाँ पे डीसी मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर हो चाहे डीसी मोटर हो, ये माइकल फेराडे के चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करती है। तो फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम पर कार्य करती है, राइट ऑप्शन। 39 नंबर है, जनरेटर के कौन से नियम लागू होता है, जनरेटर के लिए कौन सा नियम है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखो, G4 जनरेटर है तो दायां कर दो, ठीक है। M4 मोटर तो यहाँ पे बायां कर दो, बस इतना ही खेल है यहाँ पे, तो दायां बायां। तो जनरेटर के लिए फ्लेमिंग का दायां हाथ हम प्रयोग करते हैं, और ये जो मोटर है ये बायां हाथ है, ये किसके लिए होता है, मोटर के लिए हम प्रयोग करते हैं। ओम और एम्पियर नियम आप जानते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 40 नंबर, तो एक 6 फेज जनरेटर में प्रत्येक फेज व वाइंडिंग के बीच का अंतर कितना होता है। तो विद्युत डिग्री के अंतर पर होता है 6 फेज, ठीक है। तो भैया प्रत्येक फेज व वाइंडिंग के बीच में कलांतर तो 360 तो टोटल होता है, तो 6 फेज है, 6 चिंग 36, ये 60 डिग्री आ जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 41 नंबर, 6 पोल मशीन के लिए एक डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग समांतर पथों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग, और लैप वाइंडिंग में हमको पता है कि ए बराबर क्या होता है पी, ठीक है। पी है तो पी में कितना है 4 पोल है, लेकिन ये कौन सा है, हम कह रहे हैं ड्यूप्लेक्स, इसलिए 2 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे 8 पोल आ जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, कम्यूटेटर खंड बने होते हैं, तो कम्यूटेटर तो किसके बने होते हैं, तो
तो हम कहेंगे कठोर कर्षित तांबे के बने होते हैं। खंड का मतलब होता है दोस्तों क्या, खंड का मतलब होता है सेगमेंट्स, सेगमेंट्स। और दो सेगमेंट्स के मध्य में बोलो तो अचालक पदार्थ कौन सा होता है, माइका यानी अभ्रक हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर, एक दिष्ट धारा मशीन में ब्रशों को उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए कहाँ रखा जाता है, कहीं भी जीएनए और एमएनए के बीच, एमएनए पर और जीएनए पर, तो हम कहते हैं इसको एमएनए पर स्थापित किया जाता है, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर। दिष्ट धारा मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध प्राय होता है, तो हम कहते हैं 1 ओम से कम होता है, यानी लगभग 1 ओम होता है। 45, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में सामने वाली उंगली इंगित करती है, सामने वाली उंगली इंगित करती है, तो दाएं हाथ के नियम में सामने वाली उंगली इंगित करती है, सामने वाली उंगली। तो दोस्तों इस प्रकार से है, तो जैसे कि कौन सा है, दाएं हाथ, तो इस प्रकार से है, तो यहाँ पे सामने वाली उंगली देखो, ये तो कौन सी हो गई, तो बात कर रहे हैं यो, तो आपका ये तो अंगूठा, ये चालक की दिशा को दर्शाता है। ये जो छोटी अंगुली है, ये छोटी जो अंगुली है, ये किसे दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। और ये जो होती है ये बड़ी अंगुली, ये ईएमएफ को दर्शाती है, किसको दर्शाती है, ईएमएफ को। तो दाहिने हाथ के सामने वाली अंगुली, भाई अगर मैं यो करता हूं तो सामने वाली ये हो गई छोटी जो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवाह की दिशा को क्या करेगी, दर्शाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल डीसी मशीन के अंदर जो सारे क्वेश्चन हमने क्या किए, पूरे के पूरे यहाँ पे जितने भी थे अच्छे लेवल पे वो सारे के सारे पढ़ लिए। तो दोस्तों लास्ट में एक बात कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिना पंखे बिना वो सब कुछ, ये गर्मी के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, तो इतना सा तो बनता है कि आप इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ठोक दीजिए। इससे ये पता चलता है कि यार मैं इतने वीडियो ये देखते हैं, इतने कैंडिडेट देखते हैं, क्योंकि उससे एक अलग ही मोटिवेशन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।